नमस्कार एलीन जनरल नॉलेज चैनल के एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के एक ऐसे अध्याय पर चर्चा करेंगे जो पूरी मानवता को शर्मसार करता है, एप्स्टीन फाइल्स। नमस्कार। और ये मामला जितना सनसनीखेज है उतना ही जटिल भी है। बिल्कुल। आज हम सतही जानकारी से आगे बढ़कर द एप्स्टीन फाइल्स द इंडियन कनेक्शन शीर्षक वाली एक विस्तृत रिपोर्ट के जरिए इस मामले की गहराई में उतरेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि ये फाइलें वास्तव में क्या हैं, ये क्या नहीं है, और विशेष रूप से भारत से जुड़े कौन से चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। हाँ, क्योंकि इस कहानी में कई परतें हैं। एक तो वो घिनौना अपराध है जिसके बारे में सब जानते हैं, और दूसरा पहलू है शक्ति, प्रभाव और जियोपॉलिटिक्स का, जिसमें भारत का नाम भी सामने आता है। तो चलिए इस मामले की परतें खोलना शुरू करते हैं। और हाँ, इस तरह की और जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सबसे पहला सवाल, ये एप्स्टीन फाइल्स आखिर हैं क्या? लोग सुनते हैं तो सोचते हैं कोई ब्लैक बुक होगी। हाँ, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये कोई एक ब्लैक बुक या क्लाइंट लिस्ट नहीं है जैसा कि अक्सर माना जाता है। एक्चुअली ये 300 गीगाबाइट से ज्यादा का डेटा है। 300 गीगाबाइट मतलब बहुत ज्यादा डेटा। बहुत ज्यादा। इसमें जेफरी एप्स्टीन के निजी जेट, जिसे लोलिता एक्सप्रेस कहते थे, उसके फ्लाइट लॉग्स हैं, कॉन्टैक्ट डायरेक्टरीज हैं, बैंक रिकॉर्ड्स, ईमेल, तस्वीरें और हाँ, बहुत सारे अदालती दस्तावेज। ये सब एफबीआई के सेंटिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम में संग्रहित था। और ये जो क्लाइंट लिस्ट की बात होती है उसका क्या? देखिए, 7 जुलाई 2025 को न्याय विभाग मतलब डीओजे के एक मेमो में साफ कहा गया था कि कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला कि एप्स्टीन ने प्रमुख व्यक्तियों को ब्लैकमेल किया था। जो मौजूद है वो एक संपर्क सूची है, एक फोन डायरेक्टरी की तरह। अब किसी का नाम उसमें होने का मतलब यह तो नहीं कि वो अपराध में शामिल है ना। सही बात है। तो ये मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे? एप्स्टीन 80 के दशक में तो एक अमीर फाइनेंसर था। सऊदी राजकुमारों से लेकर बड़े उद्योगपति तक उसके ग्राहक थे। कहानी में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था 2008 में। उस पर 60 काउंट का एक बड़ा संघीय अभियोग तैयार हो रहा था। लेकिन हुआ ये कि उसने सिर्फ 2 छोटे राज्य आरोपों के लिए दोषी मान लिया। सिर्फ 2 आरोपों के लिए? हाँ, उसके वकीलों ने एक बहुत ही विवादास्पद नॉन प्रोसिक्यूशन समझौता किया, जिसने न सिर्फ उसे बल्कि उसके जो अनाम साथी थे उनको भी छूट दे दी। उसे सजा हुई सिर्फ 13 महीने की। और यहीं से ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है। 1 दशक तक लगभग शांति रही, फिर नवंबर 2018 में मियामी हेराल्ड की एक इन्वेस्टिगेशन ने इस मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया। बिल्कुल। और उसी में बाद जुलाई 2019 में एप्स्टीन को नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी के ठीक 1 महीने बाद 10 अगस्त 2019 को वो अपनी जेल की कोठरी में मृत पाया गया। मौत को आधिकारिक तौर पर सुसाइड बताया गया, पर इसने कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया। हाँ, और उसकी मौत के साथ ही उसके सहयोगियों के नाम सामने आने की उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई। इसके बाद पारदर्शिता के लिए बहुत दबाव पड़ा। नवंबर 2025 में अमेरिकी कांग्रेस ने सर्वसम्मति से एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया, जिसके तहत 30 दिनों के अंदर सभी फाइलें जारी करने का आदेश दिया गया। लेकिन जब दिसंबर 2025 में दस्तावेज जारी किए गए तो उनमें बहुत ज्यादा सुधार थे, मतलब रिडक्शंस। करीब 550 पेज तो पूरी तरह से काले कर दिए गए थे। और इसका कारण क्या बताया गया? कारण दिया गया राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा। बस इसी बात ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपको ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके समर्थन से हमें इस तरह की गहन सामग्री लाने में मदद मिलती है। तो अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है, इन फाइलों का भारत से क्या लेना देना है? सबसे महत्वपूर्ण खुलासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्टीव बैनन के बीच एक मीटिंग कराने की कोशिश से जुड़ा है। हाँ, और ये बहुत ही अजीब किस्सा है। यह मई 2019 की बात है, एप्स्टीन की गिरफ्तारी से कुछ ही हफ्ते पहले। 23 मई 2019, जिस दिन पीएम मोदी का दोबारा चुनाव हुआ, स्टीव बैनन ने एप्स्टीन को मैसेज किया, मैं मोदी पर भारत के लिए 1 घंटे का शो कर रहा हूं। अच्छा। इस पर एप्स्टीन ने जवाब दिया, उनका फोकस चीन को रोकना होना चाहिए। इसके बाद एप्स्टीन ने मीटिंग कराने के लिए जोर दिया। उसने बैनन को लिखा, मैं तुम्हारी मोदी से मुलाकात करवा सकता हूं। 1 मिनट,
जेफरी एप्स्टीन स्टीव बैनन के लिए भारत के प्रधानमंत्री से मीटिंग फिक्स करने की बात कर रहा है। हाँ, और जब बैनन ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई तो एप्स्टीन ने एक और बड़ा अजीब संदेश भेजा, जिसने उसने भारत और चीन में बने अंडरवेयर का जिक्र करते हुए साझा लक्ष्यों को समझने की बात कही। मतलब बहुत ही अजीब तरीका था बात करने का। और अंत में एप्स्टीन ने लिखा, मोदी ऑन बोर्ड। मोदी ऑन बोर्ड? इसका संदर्भ क्या है? ये सब क्यों हो रहा था? इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट जियोपॉलिटिक्स का है। ये उस समय हो रहा था जब भारत इजराइल संबंध गहरे हो रहे थे और भारत इजरायली हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया था। बैनन खुद को चीन के खिलाफ अमेरिका भारत गठबंधन के वास्तुकार के रूप में स्थापित कर रहे थे। तो एप्स्टीन इस भूराजनीतिक समीकरण में एक सूत्रधार, एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये मीटिंग कभी हुई भी या नहीं। शायद वो सिर्फ अपनी पहुंच का दिखावा कर रहा था। अगला नाम केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का है, जिनका जिक्र एप्स्टीन के निजी कैलेंडर में कई बार मिलता है। जी, हाउस ओवरसाइट कमेटी के दस्तावेजों के अनुसार 2014 और 2017 के बीच पुरी के नाम पर कम से कम 5 बैठकें शेड्यूल थीं। उस समय पुरी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में रिटायर होने के बाद न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट मतलब IPI के साथ काम कर रहे थे। तो ये मीटिंग्स किस बारे में थी? इनका उद्देश्य अज्ञात है और ये जोर देना बहुत महत्वपूर्ण है कि पुरी के खिलाफ किसी भी गलत काम का कोई भी आरोप नहीं है। ठीक है, और फिर भारत के सबसे बड़े व्यापारिक घरानों में से एक से जुड़ा कनेक्शन भी है। हाँ, मार्च 2017 में अनिल अंबानी से जुड़े एक ईमेल अकाउंट और एप्स्टीन के बीच सीधा पत्राचार हुआ। अंबानी ने PM मोदी की अमेरिका यात्रा की संभावना पर एक लेख भेजा था, जिस पर एप्स्टीन ने जवाब दिया, इंडिया इजराइल की नॉट फॉर ईमेल। मतलब ये कोई संवेदनशील बात थी जो ईमेल पर नहीं की जा सकती। बिल्कुल। ये ईमेल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये PM मोदी की ऐतिहासिक इजराइल यात्रा से कुछ महीने पहले हुआ था और उसी दौरान अंबानी की एक कंपनी ने एक इजरायली रक्षा फर्म के साथ एक जॉइंट वेंचर में भी प्रवेश किया था। लेकिन फिर से ये सिर्फ एक ईमेल का दस्तावेजी सबूत है और किसी भी गलत काम का कोई आरोप नहीं है। एक और अजीब जिक्र आयुर्वेद और मालिश तकनीकों का भी है। अब एप्स्टीन के मामले में मालिश शब्द सुनते ही शक होता है। स्वाभाविक है। दस्तावेजों में भारत से मालिश तकनीकों और आयुर्वेद का जिक्र डिटॉक्सिफिकेशन और वेलनेस प्रथाओं के संदर्भ में किया गया है। क्योंकि एप्स्टीन मालिश शब्द का इस्तेमाल लड़कियों की भर्ती के लिए एक कवर के रूप में करता था, इसलिए इन संदर्भों पर अटकलें लगाई गईं। लेकिन क्या इसका तस्करी से कोई लिंक मिला? नहीं, कोई सबूत नहीं है कि ये संदर्भ तस्करी से जुड़े हैं। वे सिर्फ वेलनेस से संबंधित जानकारी लगते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? इन सारे भारतीय कनेक्शंस को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? क्या एप्स्टीन एक ब्लैकमेलर था? देखिए, जारी की गई फाइलें उसे एक ब्लैकमेलर के बजाय एक बहुत ही परिष्कृत पावर ब्रोकर के रूप में दिखाती हैं। वो शक्तिशाली लोगों के बीच संबंध बनाने और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। उसकी भारत इजराइल संबंधों में रुचि इसी पैटर्न में फिट बैठती है। मतलब उसका प्रभाव धन, पहुंच और परिचय कराने की क्षमता पर आधारित था, न कि किसी समझौताकारी जानकारी पर। बिल्कुल। लेकिन हमें इस कहानी के मूल अपराध को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, जो कि है नाबालिगों का यौन शोषण और तस्करी। अनुमान है कि 1000 से ज्यादा लड़कियां और युवतियां इसका शिकार हुईं। और भारतीय कनेक्शन के बारे में ये स्पष्ट करना जरूरी है, किसी भी भारतीय व्यक्ति पर किसी भी आपराधिक गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है। एप्स्टीन लोगों के नाम इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता था और ये कनेक्शन भू राजनीतिक मामलों से संबंधित लगते हैं, ना कि उसकी तस्करी की गतिविधियों से। अंत में एप्स्टीन फाइल्स का मामला जवाबदेही और पारदर्शिता के बारे में है। भारत के लिए यह पर्दे के पीछे होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल वही है, उन 550 से ज्यादा काले किए गए पन्नों में क्या है? ये रहस्य अटकलों और अविश्वास को बढ़ावा देता रहेगा। और यह श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। जैसे जैसे और दस्तावेज सामने आ सकते हैं, हम एक वैध पेशेवर संबंध और संगति से मिली भगत के बीच अंतर कैसे करेंगे, खासकर जब शक्तिशाली लोग गोपनीयता और प्रभाव की दुनिया में काम करते हैं। वो रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। आज के इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारी अन्य प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, जिनमें विभिन्न विषयों पर इसी तरह की जानकारी पूर्ण सामग्री है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।